तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहानी का जो ऑफिशियल टाइम है वो 8 बजे ही है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए और या फिर कहीं जाना पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में कहानी 10 बजे पड़ सकती है, लेकिन ऐसी चीज़ों के चांसेस शायद 1 या 2% हो। तो जो लोग 10 बजे पहले देखते थे उन लोगों से गुजारिश है और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि 8 बजे ही आप आइए। कहानी 8 बजे लाइव हो जाएगी। 8 बजे से आप लाइव इस कहानी को देख सकते हैं, कमेंट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो 8 बजे से कहानी का टाइम रहेगा, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। अब चलते हैं, आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे शायद हर 10-15 में से एक पुरुष आज डसा जा रहा है। ऐसी घटनाएं लगभग हर इंसान के साथ हो रही हैं। कई ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो पहले सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं सतर्क हो पाते अपनी भूख के आग में, अपनी हवस के आग में उस चीज़ के पीछे भागते हैं, तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कहाँ कहाँ तक इसका परिणाम हो सकता है, इस बात का एक ऐसा नमूना आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में ये कहानी आज के लिए और आज के समाज के लिए एक परेशान करने वाली कहानी है। दरअसल बात है 24 अप्रैल साल 2023, यानी अगर आप आज से जोड़िए तो 3 से 4 दिन पहले की ये घटना है। गुरुग्राम में एक थाना है। थाने में एक बड़े मशहूर व्यापारी जाते हैं। जाने के बाद बेहद घबराए हुए थे। थाना अध्यक्ष उनको देखती हैं, देखने के बाद उनको बैठने को बोलती हैं, पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। अब जैसे ही ये बात जो महिला पुलिसकर्मी थी वो पूछती हैं, तो जो सामने आदमी खड़ा था न कुछ सही से बता रहा था, ना ही कुछ छुपा रहा था। अजीब कसमोकस में था, चाह भी रहा था कि सब कुछ बता दे, फिर चाह रहा था कि ना बताए। लेकिन फिर पुलिस वाले जब उसकी ये हालत देखते हैं तो उसको समझाते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं, उसको इत्मीनान से बैठाते हैं। बैठाने के बाद पानी वगैरह ऑफर करते हैं और कहते हैं कि सर आप डरिए मत, आपकी नाम, आपकी पहचान, सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएगी, बस क्या हुआ वो सारी चीज़ें आप बता दीजिए, ताकि जो चीज़ आपके साथ हुई वो शायद किसी और के साथ ना हो। अब पुलिस वाले जब काफ़ी देर तक उस आदमी को समझाते हैं, उस आदमी का भरोसा जीतते हैं, तो फिर वो आदमी अपनी कहानी सुनाता है। और इस कहानी के हिसाब से ये आदमी जो था दिल्ली के एक बहुत बड़े मशहूर व्यापारी थे। दिल्ली में इनका ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस था। करोड़ों में छोड़िए अरबों में इनकी प्रॉपर्टी थी। चारों तरफ नाम, चारों तरफ रुतबा। शायद दिल्ली में जहाँ ये रहते थे, विवेक विहार में, अगर आप किसी से भी इनका नाम पूछ लीजिए, किसी से इनकी गाड़ी का नंबर पूछ लीजिए, तो ऐसा कोई था नहीं जो इनके बारे में बताए ना, इनको जानता ना हो। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, अलग अलग जगहों पे इनका जाना होता था। कभी यूपी आते थे, कभी बिहार जाते थे, कभी गुड़गांव जाते थे, कभी कहीं और जाते थे। और इसी क्रम में एक बार ये पहुंच जाते हैं गुड़गांव। गुड़गांव जाते हैं, जाने के बाद एक होटल में रुकते हैं। रुकने के बाद जिससे मिलना था उससे मिलते हैं, फाइल वगैरह कंप्लीट करवाते हैं, लौटने लगते हैं। और इसी बीच एक जगह है गुड़गांव में 32 माइलस्टोन। 32 माइलस्टोन पे ये पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला वहाँ पे खड़ी है। अब ये भी वहाँ पे खड़े थे, शायद इन्हें टैक्सी का या फिर किसी और चीज़ का इंतज़ार था। महिला भी वहाँ पे खड़ी थी। महिला इनको देखती है, ये भी उस महिला को देखते हैं। महिला देखने में बेहद शालीन, बेहद खूबसूरत। अब एक दूसरे को ये दोनों लोग देख रहे थे। इसी बीच वो महिला हल्का सा इनको स्माइल पास करती है। अब महिला इनको स्माइल देती है, ये भी रिप्लाई में एक स्माइल पास करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बातों का जो सिलसिला था वो शुरू होता है। ये अपने बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली की ये व्यापारी हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में आना हुआ है इनका। उसके बाद महिला के बारे में पूछते हैं तो महिला बताती है कि उसका नाम पिंकी है। पति से झगड़ा हो चुका है तो अकेले रहती है, पैसे को लेके परेशान है, काम धंधे की तलाश में घूम रही है इधर उधर। अब अगर कहीं नौकरी मिलेगी तो फिर पिंकी की ज़िंदगी सुधरेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो पिंकी की जो ज़िंदगी है बड़ी परेशान करने वाली होगी, खाने को भी लाले पड़ सकते हैं। अब ये बात जैसे ही ये व्यापारी सुनते हैं कि सामने एक बेहद जवान, बेहद खूबसूरत महिला है और वो नौकरी को लेके इस कदर परेशान है कि उसके पास खाने तक को पैसे नहीं है, तो फ़ौरन ही ये अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर रख लो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई ज़रूरत होगी, कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करना, और मेरे लायक कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा।
फिलहाल तो अभी मुझे तुम्हारे लायक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महिला भी नंबर रख लेती है, उसके बाद ये अपने रास्ते चले जाते हैं, महिला अपने रास्ते चली जाती है। और ठीक एक दिन बाद इनके फ़ोन की घंटी बजती है। ये फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हो। तो सामने से वही महिला थी, कहती है कि मैं पिंकी बोल रही हूँ। अब पिंकी का फ़ोन हुआ तो ये भी खुश हो जाते हैं कि चलो मैंने जहाँ नंबर दिया था वहाँ से फ़ोन आ गया। पिंकी फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद बातों का सिलसिला शुरू होता है, एक दूसरे के बारे में पूछना, एक दूसरे के बारे में जानना, नौकरी मिली या नहीं, ये सारी चीज़ें। इधर ये व्यापारी भी पूछ रहा था, उधर पिंकी भी पूछ रही थी कि जिस काम से गुड़गांव आए थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। काफ़ी देर तक बात होती है, उसके बाद फिर फ़ोन रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ये फिर पिंकी को फ़ोन करते हैं, उसके बाद फिर पिंकी इनको फ़ोन करती है। और ये बातों का जो सिलसिला था अब लगातार बढ़ता चला जा रहा था, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। समय बीता और इसी बीच ये पिंकी को बताते हैं कि काम के सिलसिले से इनको फिर से गुड़गांव आना है। अब जैसे ही ये बात पिंकी सुनती है तो पिंकी कहती है कि अच्छा, इस बार अगर आओगे तो मुझसे मिलना। अब जैसे ही पिंकी मिलने को बोलती है तो ये खुश हो जाते हैं कि ठीक है, सामने से अगर बुला रहे तो मिलने में क्या दिक्कत है। उसके बाद डेट, तारीख, सारी चीज़ें मुकर्रर होती हैं। ये गुड़गांव पहुंचते हैं, अपने काम को निपटाते हैं। निपटाने के बाद फिर पिंकी को फ़ोन करते हैं, पिंकी से पूछते हैं कि मैं फ्री हो गया हूँ, कहाँ मिलना है बताओ। तो पिंकी इनको अपने एक दोस्त का एड्रेस देती है और कहती है कि सेक्टर 15 में एक कोठी है, तुम वहाँ पे आ जाओ। अब जैसे ही पिंकी ये बात बोलती है तो फ़ौरन ये कैब बुक करते हैं। कैब बुक करने के बाद वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद उस कोठी में अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद पिंकी से मिलते हैं, लेकिन फिर जैसे ही ये कोठी में जाते हैं तो इनको एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली लगती है कि थोड़े टाइम पहले तो पिंकी बोल रही थी कि खाने तक के पैसे नहीं हैं, और अचानक से इतनी बड़ी कोठी और इतने पॉश इलाके में मकान। अब इनको रहा नहीं जाता, ये बातें पिंकी से पूछते हैं तो पिंकी बताती है कि ये घर उनके किसी दोस्त का है, दोस्त ने महज मदद के रूप में दे दिया है, बदले में थोड़ी बहुत किराया ले लेता है, और ये परमानेंट नहीं है। जैसे नौकरी मिलेगी वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपनी हैसियत के हिसाब से शिफ्ट हो जाऊँगी। अब इनको भी लगता है कि एक लड़की बेचारी कितनी परेशान है। बातचीत होती रहती है, पिंकी अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से इनको खाने पीने की चीज़ें ऑफ़र करती है। दोनों में गहरी दोस्ती थी, कायदे से प्यार भी था। ये कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, उसके बाद अचानक से इनको नींद आ जाती है। नींद आती है, ये सो जाते हैं। सोने के बाद घंटों बाद ये उठते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो जिस हुलिये में अपने आप को देखते हैं उसे देखने के बाद इनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इनके शरीर पे ना कोई कपड़ा था, ना कोई पर्दा था, ये बिस्तर पे बिना कपड़ों के पड़े हुए थे। अब जैसे ही ये चीज़ ये देखते हैं तो फ़ौरन अपने कपड़ों को पहनने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर पे पिंकी बैठी हुई थी, पिंकी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो पिंकी बताती है कि तुमने नशे में, जोश जोश में मेरे साथ गलत काम किया है और उसकी वीडियो मैंने बना ली है। अब जैसे ही ये बात ये सुनते हैं तो इनको तो यकीन नहीं होता कि एक लड़की बोल क्या रही है। कभी ये सब हो गया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। ये मानने को तैयार नहीं। फिर पिंकी इनको अपना वीडियो दिखाती है जिसमें ये पिंकी के साथ कुछ कर रहे थे। अब ये चीज़ देखते हैं तो इनकी तो हालत ख़राब। फ़ौरन अपने कपड़े पहनते हैं, पहनने के बाद भाग जाते हैं, और जैसे ही भाग के थोड़ी दूर पे पहुंचते हैं तब इनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला एक शख्स था, एक आदमी था। वो आदमी बोलता है कि तुमने जो कुछ पिंकी के साथ किया है उसकी वीडियो मैंने बना ली है, और अगर चाहते हो कि ये वीडियो मैं वायरल ना करूं तो तुम्हें इतने रुपए, लगभग 10 से 20 लाख रुपए की बात हुई थी, इतने रुपए मुझे देने होंगे। अब इनको कुछ समझ नहीं आता, ये फ़ोन कट कर देते हैं, लेकिन फिर लगातार फ़ोन आता है। फिर ये धमकी दी जाती है कि तुमको 2 दिन की मोहलत दी जा रही है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ जैसे ही इनको पता चली कि ऐसे ऐसे ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, तब इनको याद आता है कि इनकी तो एक बीबी है, 2 बच्चे हैं। अगर उन तक ये बात कहीं से पहुंच गई तो परिवार में, समाज में इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये चुपचाप 20 लाख रुपए उठाते हैं। जगह मुकर्रर की जाती है, ये 20 लाख रुपए उस पिंकी को और उसके उस दोस्त को दे देते हैं। ये देते हैं, देने के बाद कहते हैं कि अब वीडियो डिलीट कर दो, जो कुछ तुमने मांगा वो मैंने दे दिया। सामने वाले कहते हैं कि ठीक है, वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, लेकिन अब 20 लाख रुपए तुम दे रहे हो, लेकिन जिस कार से तुम आए हो इस कार को भी यहीं छोड़े जाओ
और टैक्सी से तुम वापस जाओगे। अब इनके पास ना कोई ऑप्शन था, ना कोई चारा था। ये अपनी उस क्रेटा कार को और अपने उस 20 लाख रुपए की बॉक्स को वहाँ पे छोड़ते हैं, वहाँ से टैक्सी से जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद आज के बाद ये ब्लैकमेल नहीं होंगे, वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। घर पे आते हैं, थोड़ा टाइम और गुजरता है, फिर से पिंकी का फ़ोन आता है। पिंकी का फ़ोन आता है, ये गुस्से में पूछते हैं कि अब क्या चाहिए। तो सामने से पिंकी बोलती है कि मुझे इस घर में अब अच्छा नहीं लग रहा, ये घर मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा और मुझे एक कोठी लेनी है, तो मुझे 40 लाख रुपए और चाहिए। अब ये बात जैसे ये सुनते हैं तो इनको लगता है कि ये मामला तो अब बढ़ रहा है और रकम भी बढ़ रही है, लेकिन अब करें तो करें क्या। जैसे तैसे करके ये थोड़ा बहुत बार्गेन करते हैं, नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं और अंत में थक हार कर फिर से ये 40 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद 40 लाख रुपए फिर से लेके गुड़गांव जाते हैं। जाने के बाद दे देते हैं। इसके बाद इन्हें लगता है कि अब चलो अब मामला सुधर जाएगा। इसके बाद फिर इनसे कहा जाता है कि मुझे फर्नीचर लेना है, नया घर तो मैंने ले लिया लेकिन ना इसमें एसी है, ना फ्रिज है, ना बेड है, ना गद्दा है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए और मैं खरीद रही हूँ, तुम पेमेंट कर देना। ये मना करते हैं तो फिर से वही धमकी दी जाती है कि तुम्हारे वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। ये फिर से जाते हैं पेमेंट करने और इस बार इनसे कहा जाता है कि ये जो सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, गले में चैन पहने हुए, ये सारी चीज़ें भी उतारे जाओ और साथ ही ये सारी सामानों की लिस्ट है, इसका पेमेंट कर दो। ये बेचारे अपने उस अंगूठी को, अपने चैन को वहाँ पे छोड़ के आते हैं, साथ ही लगभग 10-15 लाख और पेमेंट करते हैं। इसके बाद फिर से वापस आते हैं। 23 तारीख को इनको फिर से फ़ोन आता है। 23 तारीख को जब फिर से फ़ोन आता है और सामने से कहा जाता है कि कुछ काम है तो 30 लाख रुपए तुम और दे दो, नहीं तो ये वीडियो जो है वायरल कर दी जाएगी। तब इन्हें लगा कि अब रकम जो है 1 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है और ऐसे ही लगातार ये देते रहेंगे, ना ही वीडियो डिलीट होगी, ना ही कुछ और होगा, इनसे ऐसे ही पैसा लूटा जाएगा। तब ये बेचारे जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाते हैं। हिम्मत जुटाने के बाद 24 तारीख को पहुंचते हैं गुड़गांव के उस थाने में। थाने में पहुंचने के बाद अपनी कहानी सुनाते हैं। अब पुलिस वाले जब इनकी कहानी सुनते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि इस आदमी के ऊपर हंसें, इसके ऊपर तरस खाएं, इसके ऊपर गुस्सा करें या फिर क्या करें कि एक आदमी यहाँ पे व्यापार करने आता है, इतना बड़ा कारोबारी है, ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेसमैन है और इसको एक मामूली सी लड़की इस तरह से ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए अट चुकी है। फिलहाल पुलिस वाले इस मामले को अपने एसपी, जो वहाँ के एसपी क्राइम थे, प्रीतम पाल सिंह, उन तक पहुँचाती है। पहुँचाने के बाद बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, इसमें क्या करना चाहिए। प्रीतम पाल सिंह फ़ौरन इस मामले की गंभीरता को सुनते हैं। उसके बाद फ़ौरन ही आदेश जारी कराते हैं, नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है। उस क्रेटा कार के नंबर को अलग अलग टोल नाकों पे स्कैन करने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद इस लड़की पिंकी तोमर, जिसकी उम्र 31 साल थी, उसके साथी तरुण और एक और साथी पृथ्वी पाल सिंह, इन तीनों को उठाती है। उठाने के बाद इनको सामने बैठाती है। शुरुआत में जब इनसे पूछती है कि क्या तुमने ऐसा किया था, तो ये तीनों लोग मना कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब अपना पुलिसिया अंदाज अपनाते हैं, अपनाने के बाद फिर इनको मारते पीटते हैं, तो फिर अंत में ये टूटते हैं और टूटने के बाद कहते हैं कि हाँ साहब, हमने इनसे पैसे लूटे हैं। अब ये बात जब ये कबूल लेते हैं तो पुलिस वालों को लगा कि चलो एक मामला तो सुलझ गया। लेकिन फिर सवाल यही था कि आखिर कितने शिकार इनके बने हैं और इनके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से और ये लोग हैं कौन। तो जब इसके बारे में इन तीनों से पूछा गया तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई और इस कहानी के हिसाब से जो पिंकी तोमर है वो बैंकिंग की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के दौरान उसने MBA किया और MBA करने के बाद एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई। बैंक में नौकरी लगी और इसी दौरान उसकी शादी तरुण नाम के लड़के से हो गई। तरुण लगभग इससे 10 से 12 साल बड़ा था। तरुण से शादी हुई। शादी होने के बाद तरुण भी BCom की पढ़ाई किया हुआ था। अब इधर तरुण अपनी नौकरी करता, पिंकी अपनी नौकरी करती और इसी बैंक में नौकरी करने के दौरान पृथ्वी पाल से पिंकी की मुलाकात होती है। पिंकी के भी सपने बड़े थे, इधर पृथ्वी पाल के भी सपने बड़े थे, तरुण के भी सपने बड़े थे। तो इन तीनों ने फिर सोचा कि बैंक की नौकरी से तो महज गुजारा हो रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कुछ और पैसे आएँ, रातों रात हम लोग अमीर बन जाएं। तो फिर क्या करें। तो इनके दिमाग में आया कि चलो एक ड्राई फ्रूट का बिजनेस खोल लेते हैं। सुना है कि जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते हैं उसमें बहुत पैसा कमाते हैं।
पैसा कमाने का बड़ा शॉर्टकट तरीका है ड्राई फ्रूट का बिजनेस। इसीलिए बैंक से जो कुछ पैसा इन्होंने बचाया था बैंक की नौकरी से और अपने अपने कामों से, उससे ये तीनों ड्राई फ्रूट की नौकरी छोड़ के, मतलब बैंक की नौकरी छोड़ के ड्राई फ्रूट का दुकान रख लेते हैं, इस उम्मीद में कि ड्राई फ्रूट की जो जॉब है, जो इनका काम है, वो बहुत अच्छा चल जाएगा, ये करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। ड्राई फ्रूट में इनको अच्छा खासा फायदा होता नहीं, घाटा ही हो रहा था। तो फिर जब प्रॉफिट हुआ नहीं तब इनके दिमाग में आया कि मेहनत करके शायद पैसे कमाए नहीं जा सकते, तो फिर कुछ ऐसा करना हो जिसमें मेहनत भी ना लगे, शॉर्टकट हो, कोई कमाए और वो कमा के मुझे दे दे। तभी इन सबके दिमाग में आता है कि पिंकी जो है वो बेहद खूबसूरत है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पिंकी लोगों को अपने जाल में फंसाए। फंसाने के बाद फिर हम लोग उस आदमी को ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेल करने के बाद हम उससे पैसे लूटें। इसी क्रम में फिर पिंकी ये सेक्सटॉर्शन वाला काम शुरू कर देती है। अब इस मामले में कई लोग इसके शिकार हुए, कई लोगों को इसने लूटा उसके हिसाब से, जिस हिसाब से सामने वाले के पास पैसा होता था। और इन्हीं शिकारों में से एक शिकार दिल्ली के मशहूर ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन थे, जिनका नाम अभी तक गुप्त रखने को कहा गया है और इन्होंने कंप्लेन ही इस बिना पे लिखाई थी कि मेरा नाम किसी के आगे लिया नहीं जाएगा। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि अभी तक कितने और ऐसे लोग हैं जो शिकार हो चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोया इस पिंकी के चक्कर में। और आगे आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आमतौर पे इस टाइम ऐसा हो रहा है कि कई लोगों के व्हाट्सएप पे, कई लोगों के इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, लोग फ़ौरन बात कर लेते हैं, बात करने के बाद उसका जो खामियाजा होता है वो उनको भुगतना पड़ जाता है। कल मेरे सामने ही मेरे एक दोस्त के साथ ये घटना हुई थी, तो मुझे लगा ये कहानी भी आपको सुना देनी चाहिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, बातें हैं कल के सवाल पे। कल का तो कहना गलत होगा, 2-3 दिन पहले मैंने ये सवाल बोला था कि जो सूरज है वो चंद्रमा से कई गुना बड़ा है, कई गुने में भी कई गुना बड़ा है। तो कायदे से अगर हम देखें तो सूरज हमको बहुत बड़ा दिखना चाहिए, चंद्रमा छोटा दिखना चाहिए, क्योंकि साइज में कई गुने का अंतर है। लेकिन जब हम देखते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों एक बराबर। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो चंद्रमा है वो सूरज से बहुत नज़दीक है पृथ्वी से। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए, जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वो सूरज से पृथ्वी की दूरी में कई गुना कम है। तो नज़दीक की चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं और दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखती हैं। तो सूरज इतना दूर है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी चंद्रमा के आकार का ही दिखता है, और इसका कारण है दूरी का ज़्यादा होना। तो इस सवाल का जिन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया उन तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, मेरा भी ज्ञान बढ़ाते रहिए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का जो सवाल है बड़ा मज़ेदार है। इसके बारे में जिनको पता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा उनको कल मैं बताऊंगा तो उनको बड़ा हैरान करने वाला ये मामला लगेगा। आज का सवाल है कि पहले माचिस का आविष्कार हुआ था या लाइटर का? तो जिन लोगों को इसका जवाब पता है वो कमेंट करके बताइए, जिनको नहीं पता वो कल का इंतज़ार कीजिएगा। कल मैं बताऊंगा, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए और ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सकता है इस कहानी में कुछ इधर उधर मैंने बोला हो, जो कि तबीयत ख़राब है और मुंह बार बार सूख जा रहा, तो ज़बान बार बार स्लिप कर रही है। तो उम्मीद है कल तक तबीयत में वो सुधार हो जाए। तो फिलहाल अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।